नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में कल जो हमने पंजाब का पार्ट स्टार्ट किया था, उसी पंजाब के पार्ट 2 को हम पढ़ेंगे, जिसमें स्पेशली फोकस आज हमारा होगा एक तो आंग्ल सिख युद्ध, मतलब अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो युद्ध हुए उनके बारे में पूरी जानकारी आपको देना, और दूसरा इसके साथ साथ में रणजीत सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और रणजीत सिंह किस प्रकार से एशिया में दूसरी सबसे बड़ी फौज को तैयार कर सका, उस पर जो यूपीएससी के पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है पंजाब का होगा, पंजाब पार्ट 2, और उसमें आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में जितना प्रश्न बन सकता है उसको बताने का प्रयास मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन फिर भी क्योंकि पंजाब से पिछले काफ़ी समय से आपका प्रश्न नहीं बना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे किस किस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन आपका पंजाब से आ सकता है। तो थोड़ी सी मैं आपको आंग्ल सिख युद्धों से पहले थोड़ा सा वापस रणजीत सिंह से परिचय कराना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, ताकि हमने जो कल पढ़ा था उस पार्ट का रिवीजन भी हो सके। सबसे पहले आंग्ल सिख युद्ध पढ़ने से पहले हम इस बात का प्रयास करेंगे कि पंजाब जिसकी लोकेशन पश्चिम भारत में थी, ये आपका पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया, और इस साइड में ये जो पार्ट था, यहाँ पर इस जगह पर पंजाब स्टेट था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का पश्चिमी पार्ट और पूर्वी पार्ट दोनों ही काफ़ी उपजाऊ हैं। उसमें पंजाब इसलिए ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है कि पंजाब जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से 5 महत्वपूर्ण नदियाँ गुजरती हैं, और ये पांचों नदियाँ इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने में अहम रोल अदा करती है। इसलिए पंजाब की उर्वर अर्थात फर्टाइल जमीन पर हर एक शासक की आंखें या उसकी नजरें रहती थी कि यार किस प्रकार से पंजाब को कवर किया जाए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, पंजाब मध्यकालीन भारत में भी और आधुनिक भारत के अंदर भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक था। अब जो पंजाब स्टेट था, यह पंजाब स्टेट मध्यकाल में मुगलों का पार्ट था। मुगलों ने यहीं से अपना प्रवेश किया और सबसे पहले जो मुगल एम्पायर बना, उस मुगल एम्पायर में उन्होंने पंजाब को अपना अभिन्न अंग बनाया था। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगलों का पतन शुरू हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख सियर, रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला जैसे शासक आए, शाह आलम जैसे शासक आए, जिन्होंने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। इससे दिल्ली का नियंत्रण पंजाब पर लगातार कमजोर होता गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे हमले हुए जिन हमलों ने पंजाब को कहीं न कहीं पंजाब में अराजकता फैलाने में अहम रोल अदा किया। इसमें से 2 हमले सबसे अहम माने जाते हैं। एक तो 1739 का नादिर शाह का हमला। नादिर शाह ने 1739 में जब हमला किया था पंजाब पर और पंजाब की सीमा से वो अंदर घुसा, तो उस समय पंजाब मुगलों के नियंत्रण में था और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, जो बहुत ही अयोग्य व्यक्ति था, और उसके जैसा ही अयोग्य व्यक्ति पंजाब का गवर्नर था, जो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ही तैनात किया गया था। इसलिए जब नादिर शाह पंजाब होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ता है, तो नादिर शाह जैसे शासक को पूरी कमजोरियों का पता लग जाता है। फिर इसके बाद नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली 2 ऐसे शासक थे जिनके लगातार हमलों ने दिल्ली की पंजाब पर पकड़ को काफी कमजोर कर दिया। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि पश्चिम की ओर से होने वाले हमले और मुगल बादशाहों की लगातार उपेक्षा से पंजाब में अराजकता फैली, और इस अराजकता का सबसे अधिक फायदा अगर उस समय उठाया तो उस व्यक्ति का नाम था रणजीत सिंह। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब सिख डोमिनेंट वाला स्टेट था, और जब पश्चिम से
नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए और इधर मुगलों का पतन हुआ, तो पंजाब में सिख राज्य को अपना शासन करने का मौका मिला। और ये लीडरशिप का काम सबसे पहले किसी व्यक्ति ने किया, तो उसका नाम था राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में ऐसे कहते हैं कि रणजीत सिंह, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सिख कम्युनिटी जिसका विशेष क्षेत्र जो है पंजाब है, वैसे पूरी दुनिया में सिख समुदाय फैला हुआ है। और सिख समुदाय के लोग जो है वो कद काठी में काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी लंबे चौड़े भी होते हैं। लेकिन रणजीत सिंह इसके विपरीत था, वह काफ़ी कुरूप था, दिखने में अच्छा नहीं था, एक आंख से कहते हैं कि रणजीत सिंह काना भी था। ये कुछ इतिहासकारों ने अपनी बुक में लिखा है कि एक बार किसी ने कहा कि यार रणजीत सिंह किस आंख से काना है, तो उसके विदेश मंत्री या किसी बड़े अधिकारी ने कहा कि मैं आज तक इस बात का पता नहीं कर पाया कि रणजीत सिंह किस आंख से काना है, अर्थात उसकी आंखों का तेज इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति उसके चेहरे पर अधिक देर तक नहीं देख सकता। अर्थात रणजीत सिंह जो था, रणजीत सिंह भले ही कुरूप हो, लेकिन सूरत से भले ही कमजोर हो, लेकिन उसकी सीरत वाकई देखने लायक थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिख समुदाय को एकजुट किया। और गुरु गोविंद सिंह ने जिस खालसा की कल्पना की थी, जिस खालसा की स्थापना की थी, उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अगर किसी शासक ने किया तो रणजीत सिंह था। तो यहां पर थोड़ा सा हम फिर एक बार डिटेल लेते हैं कि पंजाब स्टेट के अंदर पनपने का मौका जो है रणजीत सिंह को मिला और रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। अब रणजीत सिंह ने पंजाब में जो सिख राज्य की स्थापना की, उसमें आप देखिए कि उस समय पंजाब स्टेट जो था, उस पंजाब स्टेट में सिख समुदाय जो था, पंजाब जो राज्य था उसकी डोमिनेंट जो कम्युनिटी थी, वो डोमिनेंट कम्युनिटी सिख समुदाय था। और सिख समुदाय उस समय 12 मिसलों में बटा हुआ था। सिख समुदाय 12 मिसलों में बटा हुआ था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। और इस मिसल के प्रमुख थे महासिंह। और महासिंह के घर में 1780 में उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसे इतिहास में रणजीत सिंह के नाम से जाना जाता है। रणजीत सिंह के नाम जाना जाता है। रणजीत सिंह जो है, महासिंह की डेथ 1792 में हो गई, इसलिए रणजीत सिंह जो है 12 वर्ष की उम्र में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। हालांकि कुछ समय तक 1792 से 1797 तक उनके समय सत्ता एक काउंसिल के हाथ में थी, जिसे प्रति शासन परिषद कहते हैं। लेकिन 1997 से कमांड जो है वो रणजीत सिंह ने संभाल ली और 1799 से 1799 से रणजीत सिंह का पंजाब राज्य पर शासन आरंभ हो जाता है। रणजीत सिंह को शासन कराने में कहीं ना कहीं अफगानी शासकों की भूमिका भी थी, जैसे जमान शाह, तो उसकी भी भूमिका यहां पर रही। लेकिन रणजीत सिंह जिसका कार्यकाल 1799 से 1839 था, वो इस पूरी फिल्म का अकेला स्टार था। अर्थात हम कह सकते हैं पंजाब के संदर्भ में कि वो वन मैन शो था। उसके खत्म होते पूरा पंजाब एक प्रकार से पतन की ओर चला गया। लेकिन रणजीत सिंह के बारे में कुछ चीजें हम जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में आ सकती है, ये चर्चा तो हमने कल की थी। इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि रणजीत सिंह जो है वो बेसिकली रणजीत सिंह ने जिस पंजाब स्टेट की स्थापना की, पंजाब स्टेट का मतलब यहां प्रांत नहीं है, पंजाब राज्य का संस्थापक माना जाता है। यहां राज्य का मतलब राष्ट्र से है। जिस पंजाब राष्ट्र की स्थापना उसने की, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था को स्टैब्लिश किया, तो ध्यान रखना वहां पर जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक, जिसमें राजा सबसे शक्तिशाली होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में जो व्यवस्था सबसे ज्यादा उभर के आती है वो आती है केंद्रीकृत व्यवस्था, मतलब संपूर्ण शक्ति का एक व्यक्ति के हाथ में होना।
संपूर्ण शक्ति का एक व्यक्ति के हाथ में होना, लेकिन केंद्रीकृत स्वेच्छाकारी भी कह सकते हो, स्वेच्छाकारी अपनी इच्छा से शासन चलने वाला, मतलब राजा की इच्छा से। केंद्रीकृत स्वेच्छाकारी हितकारी शासन, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट जो था वो जनता का हित करना भी था। तो यहां पर ध्यान रखना, जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत व्यवस्था थी, और इस प्रकार की व्यवस्था एक कमजोर बिंदु भी है, क्योंकि शासक के मरते ही उस राज्य के बिखरने का डर पूरा रहता है, और ये चीज रणजीत सिंह के साथ भी हुई। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत हितकारी स्वेच्छाकारी व्यवस्था थी, अर्थात राजा में ही सारी शासकीय और राजनीतिक शक्ति निहित थी। राजा में ही सारी प्रशासकीय एवं राजनीतिक शक्ति राजा में निहित थी। वही सेना का सबसे बड़ा कमांडर होता था, सेना का सबसे बड़ा संचालक होता था, वही स्टेट का सबसे बड़ा संचालक हुआ करता था। लेकिन रणजीत सिंह ने फिर भी अपने आप को सलाह देने के लिए, मतलब महाराज को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना भी उसने की थी। एक मंत्री परिषद की स्थापना भी की थी, और इस मंत्री परिषद में काफी कुछ वैसा ही था जैसा कि शिवाजी ने जो अष्ट मंत्रिमंडल बनाया था। यहां पर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री आदि पद हुआ करते थे, लेकिन उनकी जो भूमिका थी वो केवल सलाह तक सीमित थी। यहां पर जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपके कि रणजीत सिंह के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री का पद अहम होता था, और ये दूसरे देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने में अहम रोल अदा करता था। यहां पर आप देखिए रणजीत सिंह काफी सेक्युलर था। उसके जमाने में उसकी प्रजा में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही उससे खुश थे। यहां तक कि उसने एक फकीर अजीजुद्दीन को अपना विदेश मंत्री बनाया था। एक फकीर अजीजुद्दीन जो मुस्लिम था, उसको अपना विदेश मंत्री बनाया था। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि वह धर्मों से ऊपर था, अर्थात उसने अपनी प्रजा में लगभग सबको बराबर समझा। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं वो सिख कम्युनिटी से हैं, तो थोड़ा बहुत झुकाव तो रणजीत सिंह का सिख समुदाय की ओर होगा ही होगा। और चूंकि सिख कम्युनिटी अपने आप में एक फाइटर कम्युनिटी मानी जाती है, इसलिए रणजीत सिंह की सेना में सबसे अधिक जो सिपाही थे वो सिख समुदाय से जुड़े हुए थे। तो यहां पर इस बिंदु को भी आप ध्यान रखना। रणजीत सिंह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में बांटा। मतलब जो पंजाब स्टेट था, सपोज कीजिए ये उसका पंजाब स्टेट था, तो रणजीत सिंह ने इस पंजाब स्टेट को बेसिकली प्रांतों में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? प्रांतों में। और प्रांतों का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसे निजाम कहा जाता था। आपको पता है मुगल साम्राज्य भी प्रांतों में बटा हुआ था, और मुगल साम्राज्य में भी एक प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी निजाम कहलाता था या सूबेदार कहलाता था। सेम उसी प्रकार की एक व्यवस्था पंजाब में भी दिखाई देती है। पंजाब जो प्रांत था, पंजाब जो स्टेट था, मतलब पंजाब जो अपने आप में रियासत थी, वो रियासत प्रांतों में बटी हुई थी। उन प्रांतों के मुखिया को निजाम कहा जाता था, और प्रांतों को जिलों में बांटा हुआ था। यहां तक कि ग्राम स्तर पर पंचायत का स्वरूप भी पंजाब में देखने को मिलता है, और 2 या 2 से अधिक पंचायतों को महल कहा जाता था। आप लोग ध्यान रखना, आगे चलकर हम पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन के अंदर महलवाड़ी व्यवस्था, वो 2 या 2 से अधिक गांवों की इकाई को पंजाब में महल कहा जाता था, और महलों के बाकायदा मुखिया होते थे, जैसे आज ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे। अब देखो, रणजीत सिंह ने पंजाब प्रांत को बनाने के लिए एक एक अणु को तैयार करके उसने पूरा पंजाब प्रांत तैयार किया, और उसे इस बात का पता था कि वो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इतना आसान नहीं है। इसलिए उसने सबसे अधिक बल अपने टाइम में अगर किसी पर दिया तो उसने सेना पर सबसे अधिक बल दिया। और कहते हैं कि रणजीत सिंह की सेना, कब की बात होगी, उसका कार्यकाल जो है
1799 से 1839 है। और 18 मतलब मेन पार्ट जो है वो 19वीं शताब्दी में है। 19वीं शताब्दी के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर एशिया महाद्वीप में जितनी भी सेनाएं थी उसमें कहते हैं कि नंबर 2 पर अगर कोई फोर्स सबसे ताकतवर थी तो रणजीत सिंह की फोर्स थी। अर्थात रणजीत सिंह ने आधुनिक यूरोपियन पैटर्न के आधार पर अपनी सेना को तैयार किया। उसकी सेना में 39, आप देखिए उसका जो रणजीत सिंह का अगर हम बात करें कि राजा रणजीत सिंह जो हैं, राजा रणजीत सिंह के समय अगर उसकी सबसे ताकतवर कोई चीज थी तो वो था उनका सैन्य संगठन। और सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए उसने यूरोपियन पैटर्न पर अपनी सेना को तैयार किया। और उस जमाने में रणजीत सिंह ने देखा कि जिस देश के अंदर जो व्यक्ति अच्छा सैन्य कमांडर है उसको उसने अपनी सेना में भारी वेतन देकर भी अपॉइंट किया। इसलिए कहते हैं कि उसकी सेना में 39 ऑफिसर ऐसे थे, उसकी सेना में 39 ऑफिसर ऐसे थे जो दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न जातियों से संबंधित थे। मतलब उसको जाति से मतलब नहीं है, अगर वो एक जाति विशेष को फोकस करते तो शायद सिख कम्युनिटी के लोग ही सबसे ज्यादा होते, लेकिन उसने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए दुनिया भर से 39 ऑफिसर उसने अपनी सेना में तैनात किए दुनिया भर से। और ये अलग अलग देशों से थे, इसलिए हम कहेंगे विदेशी। दुनिया भर के विदेशी जो अच्छे सैन्य कमांडर थे वो 39 जो थे उसकी फोर्स में थे। और इन 39 अफसरों ने उसकी सेना को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया। और यहीं से आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसके सैन्य संगठन से। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछे, आप देखिए कि उसके जो 39 ऑफिसर थे वो जर्मनी से भी थे, अमेरिका से भी थे, इटली से भी थे, ब्रिटेन से भी थे, आयरलैंड से भी थे, स्कॉटलैंड से भी थे और फ्रांसीसी भी थे। सबसे ज्यादा फ्रेंच पर वो विश्वास करता था। अब हम उसके आगे बढ़े तो आप देखोगे जो फ्रांसीसी सेनापति था उसकी सेना में, मतलब रणजीत सिंह की सेना में जो फ्रांसीसी सेनापति था उसका नाम था फ्रांसीसी सेनापति, और फ्रांसीसी सेनापति आलार्ड तो था, आलार्ड। और इन्होंने रणजीत सिंह के टाइम में आधुनिक घुड़सवार सेना की स्थापना की। तो आपसे पूछे कि रणजीत सिंह की सेना में वह कौन सा फ्रेंच सेनापति था जिसने घुड़सवार सेना के गठन में अहम रोल अदा किया, तो कहते हैं आलार्ड ने। इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखना कि जो पदाती या पैदल सेना थी, पदाती कहते हैं पैदल सेना को, पदाती या पैदल सेना थी, उस पैदल सेना को आधुनिक बनाने में किस व्यक्ति की भूमिका थी, तो वो था बातुरा। उसका नाम था बातुरा। और बातुरा किस देश से थे, तो ध्यान रखना बातुरा इटली का एक सैन्य कमांडर था जिसको राजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना में तैनात किया था। तो पदाती या पैदल सेना का संस्थापक रणजीत सिंह के समय माना जाता है बातुरा, जबकि घुड़सवार सेना का प्रमुख माना जाता है आलार्ड जो फ्रेंच कमांडर था। इसी प्रकार से तोपखाना प्रशिक्षण के लिए, मतलब तोपखाना ट्रेनिंग के लिए उसने 2 इंपॉर्टेंट अधिकारियों को तैनात किया और उन दोनों अधिकारियों ने रणजीत सिंह की आधुनिक तोपखाना सेना को निर्माण करने में अहम भूमिका अदा की। उनके नाम थे कोर्ट एंड गार्डनर। उनके नाम थे कोर्ट एवं गार्डनर। और देखिए आप इसमें कोर्ट जो था वो बेसिकली फ्रेंच था, कोर्ट जो था वो फ्रेंच था, जबकि गार्डनर जो था वो अमेरिकी था। तो सबसे पहले हमने देखा कि रणजीत सिंह की पहचान अगर भारतीय उपमहाद्वीप के राज्यों में हुई तो थी उसकी आधुनिक सेना के आधार पर। और आधुनिक सेना का निर्माण करने के लिए उसने दुनिया भर से अलग अलग देशों से 39 विदेशी अफसरों को अपनी सेना में तैनात किया। यहां तक कि
जो सैन्य कमांडर उसकी सेना में विदेशी थे और उन्होंने अच्छा काम किया, तो उसने अपने पंजाब स्टेट के अंदर उन्हें अपने प्रांतों का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। इसका मतलब वह गुड गवर्नेंस में बहुत अधिक विश्वास रखता था। इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखना कि यहां से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका ऐसा दे देगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए। उसमें सूची फर्स्ट में आपको नाम दे दिया जाएगा, जैसे आलार्ड, बातुरा, कोर्ट एंड गार्डनर, और इस साइड में घुड़सवार सेना, पदाती या पैदल सेना या तोपखाना परीक्षण। इसमें से किस किस ने किसकी स्थापना की है, वहां से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बिंदु भी आप यहां पर स्पेशली ध्यान में रखोगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछे कि फौज खास क्या थी, उसके सैन्य संगठन में फौज एक खास क्या थी, तो ध्यान रखना कि राजा रणजीत सिंह के समय एक आधुनिक फौज जो है वानतुरा और अलार्ड के द्वारा तैयार की गई थी, उसे ही फौज खास के नाम से जाना जाता है। तो ये बिंदु भी आप यहां पर फौज खास, एक शब्द उसमें आता है, एक शब्द जो आता है वो आता है महादारी। ये शब्द भी एग्जाम में पूछा गया है, महादारी क्या होती है, महादारी क्या होती है। ये एक बार किसी पीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन में महादारी से आप क्या समझते हो। तो महादारी मतलब महीना, मतलब रणजीत सिंह अपने सैन्य कर्मचारियों को, अपने सैनिकों को और अफसरों को प्रति माह वेतन देता था। प्रति माह वेतन देने की इस व्यवस्था को ही महादारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इसी प्रकार से उसने अपने विदेशी सैनिकों, विदेशी कमांडरों के माध्यम से आधुनिक फौज को तैयार करने में अहम रोल अदा किया। यही कारण है कि एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि रणजीत सिंह की फौज एशिया में दूसरी सबसे ताकतवर फौज थी। उसकी फौज में सैनिकों की संख्या 75,000 से लेकर 80,000 तक थी, जो किसी भी क्षेत्र को जीतने में अपनी मादा रखती थी। यहां तक कि आपको बताऊं कि जो फर्स्ट वार होता है आंग्ल पंजाब युद्ध में, वो फर्स्ट आंग्ल पंजाब युद्ध में भी पंजाब अंग्रेजों को हरा सकता था, लेकिन भारत में कोई भी स्टेट जो हारा, उसकी हार का सबसे बड़ा कारण भारतीय राज्यों के आपस के अंदर की फूट थी। यही प्रथम आंग्ल पंजाब में युद्ध में हुआ, जिसमें आपस की फूट ने ही इनको मरवा दिया था। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने, जो मैंने आपको इसके सैन्य प्रशासन से आपको बिंदु समझाए हैं। अब उसके बाद में कई बार रणजीत सिंह से रिलेटेड, राजा रणजीत सिंह से रिलेटेड जो है वो आपसे कई क्वेश्चन और भी पूछ ले जाते हैं, तो मैं उस पर भी डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा था कि रणजीत सिंह जो है उनका कार्यकाल था 1799 से 1839। 1799 से 1839। रणजीत सिंह ने जिस प्रकार की सेना स्थापित की और पंजाब के क्षेत्रों को जिस प्रकार से जीता और अफगानियों पर उसने जिस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया और आरंभ में जिस प्रकार से अंग्रेजों को सतलुज पार करने से रोका, जिस प्रकार सिंध के अमीरों के साथ उसने व्यवहार किया और आधुनिक फौज के साथ जिस प्रकार से वो आगे बढ़ता था। एक फ्रेंच पर्यटक था विक्टर जाकमा, एक फ्रेंच पर्यटक था विक्टर जाकमा। विक्टर जाकमा ने राजा रणजीत सिंह को नेपोलियन कहा है। मतलब एक फ्रेंच टूरिस्ट था जो भारत घूमने आया था, उसने रणजीत सिंह की सैन्य गतिविधियों को देखते हुए उसे नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन किसे कहा, तो विक्टर जाकमा ने उसे नेपोलियन की संज्ञा दी है। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि रणजीत सिंह जिसका शासन बहुत पंजाब राज्य का संस्थापक माना जाता है, पंजाब की फाइटर कम्युनिटी का सही इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले राजा रणजीत सिंह ने किया। लेकिन आप देखिए 1839 में
रणजीत सिंह की मौत होती है और रणजीत सिंह की मौत के बाद उसका बेटा खड़क सिंह, जो काफ़ी हद तक अफीम के अंदर हर समय नशे में रहता था, वो बना खड़क सिंह। वो 1 साल भी पूरा पार नहीं कर पाया कि पंजाब के दरबार में इतनी ज़्यादा गुटबंदी थी कि खड़क सिंह को बंदी बना लिया गया और उसके बेटे नौनियाल सिंह, जो रणजीत सिंह का पोता था, उसको यहाँ पर नौनियाल सिंह को पंजाब का महाराजा बना दिया गया। लेकिन नौनियाल सिंह भी अपने बाप खड़क सिंह की तरह ज़्यादा योग्य नहीं था। अब क्या होता है कि खड़क सिंह जिसको बंदी बनाया गया था, उसकी इसका पूरा कार्यकाल मैंने कल समझा दिया, आपको ध्यान रखना। खड़क सिंह जो बंदी बना हुआ था, उसकी बंदी में ही उसकी डेथ हो जाती है। जब उसका दाह संस्कार हो रहा है तो नौनियाल भी उस दाह संस्कार में जाता है और वापस आते समय एक छतरी गिर जाने से नौनियाल सिंह भी मर जाता है। अब नौनियाल सिंह के मरने से क्या हुआ कि एक प्रकार से पंजाब की सत्ता में पूरी तरह से वैक्यूम आ गया। जब पंजाब की सत्ता में पूरी तरह से वैक्यूम आया तो पंजाब के अंदर जो दरबार में अलग अलग दरबारी गुट थे, सिंधावालिया वगैरह, ये जो है हावी हो जाते हैं और वो अपने पसंद का बनाते हैं। तो कहते हैं कि नौनियाल सिंह के बाद में कुछ समय तक जिंदा कौर जो है वो बेसिकली जो खड़क सिंह, जो रणजीत सिंह की पत्नी थी, वो कुछ समय के लिए बेसिकली शासन अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद ये जो है शेर सिंह को बनाते हैं और शेर सिंह के बाद शेर सिंह की भी धोखे से गोली से मार दिया जाता है। तो उसके बाद रणजीत सिंह का एक अल्पवयस्क बेटा होता है दिलीप सिंह। वो दिलीप सिंह जो है वो बेसिकली 1845 से 1849, आप ये टाइमिंग मान सकते हो। दिलीप सिंह बहुत ही अल्पवयस्क था और दिलीप सिंह जब अल्पवयस्क था उसी समय वो बनता है। लेकिन दिलीप सिंह अल्पवयस्क होने का अंग्रेज पूरा फायदा उठाते हैं। और आप देखिए दिलीप सिंह जिसका कार्यकाल 1843 से 1849 तक होता है, वो दिलीप सिंह अल्पवयस्क होता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि दिलीप सिंह के समय ही दोनों युद्ध होते हैं और दिलीप सिंह के समय जो है सत्ता किसके हाथ में होती है ये हम देखेंगे। लेकिन यहां पर एक लालची व्यक्ति था, लाल सिंह, जिसने पूरा का पूरा ये मामला खराब किया। कुल मिला के मैं एक कहूं, रणजीत सिंह के पतन का पहला कारण होगा रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था का केंद्रीकृत होना, और दूसरा रणजीत सिंह के पतन का दूसरा कारण होगा महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ना, और तीसरा रणजीत सिंह के बहुत ही अयोग्य संतानें। रणजीत सिंह जैसा उनमें एक भी व्यक्ति नहीं था जो इस पूरी व्यवस्था को संभाल कर रख सकता था। इसलिए कहते हैं कि रणजीत सिंह की मौत के बाद 10 साल के भीतर ही उसका पंजाब स्टेट खत्म हो गया। उस पंजाब स्टेट के खत्म होने में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था रणजीत सिंह की केंद्रीकृत व्यवस्था, जिसमें उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले रखी थी। इस प्रकार की व्यवस्था में जब मुख्य व्यक्ति या महाराज जब खत्म होते हैं तो उसी के साथ पूरी व्यवस्था चौपट हो जाती है। ऐसा आपको पता है मुगलों के साथ भी हुआ था। तो यहां पर हम आगे बढ़ें, लेकिन मुगलों ने फिर भी कुछ व्यवस्था इस प्रकार की बना के रखी थी कि वो लंबे समय तक ठहर गए। अब कुछ एक दो स्टेटमेंट के बारे में और कहूंगा। एक स्टेटमेंट आता है बैरन ह्यूगल का, जो क्वेश्चन पूछा गया है। बैरन ह्यूगल ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह के बारे में बैरन ह्यूगल ने कहा, क्या कहा है कि वह पंजाब में सबसे कुरूप और भद्दा व्यक्ति था। यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से ये किसने स्टेटमेंट दिया है कि वह पंजाब में सबसे कुरूप और भद्दा व्यक्ति था, परंतु वह बहुत अधिक प्रभावशाली था। मतलब दिखने में भले ही वो कुरूप हो और भद्दा हो, लेकिन राजा रणजीत सिंह का जो प्रतिभा थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी प्रतिभा ने ही पंजाब राज्य की स्थापना में अहम रोल अदा किया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन अभी किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, और वो था WF
आर्सबर्न से क्वेश्चन बना था, डब्ल्यू एफ ऑसबर्न का प्रसिद्ध स्टेटमेंट क्या है? तो ये स्टेटमेंट जो है उसने 1838 में दिया था। डब्ल्यू एफ ऑसबर्न जो बेसिकली एक अंग्रेज इतिहासकार हैं। डब्ल्यू एफ ऑसबर्न 1838 के अंदर ये स्टेटमेंट देता है, मतलब रणजीत सिंह की मौत से 1 साल पहले। और स्टेटमेंट क्या दिया, उस स्टेटमेंट से आप समझना कि अंग्रेजों की नजर पूरी तरह से पंजाब पर थी। और उसने क्या कहा कि हमें रणजीत सिंह की मौत के पश्चात, और देखिए आप इसके स्टेटमेंट के 1 साल बाद उसकी मौत भी हो जाती है। डब्ल्यू एफ ऑसबर्न ने क्या कहा कि हमें रणजीत सिंह की मौत के पश्चात पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए। डब्ल्यू एफ ऑसबर्न ने कहा कि हमें रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए और सिंध को अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊंट खा चुकी है, तो इस मच्छर की तो बात ही क्या है। क्या कहा उसने? डब्ल्यू एफ ऑसबर्न ने कहा कि हमें रणजीत सिंह की मौत के पश्चात पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए, सिंध को ब्रिटिश भारत की सीमा बनाना चाहिए। कंपनी जब बड़े बड़े ऊंट तक को खा चुकी है, तो इस मच्छर की तो बात ही क्या है। मतलब डब्ल्यू एफ ऑसबर्न अपने स्टेटमेंट में रणजीत सिंह की तुलना किससे करता है? मच्छर से करता है कि इसको जीतना काफ़ी आसान है। तो आप लोग देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक आपको पता होगा, मैंने कल डिस्कस किया था, 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ ने अमृतसर की संधि की थी और उस अमृतसर की संधि के माध्यम से शाश्वत मित्रता की कस्में खाई गई थी। यह भी कहा गया था कि रणजीत सिंह सतलुज को पार नहीं करेंगे और अंग्रेज भी सतलुज के उस पार नहीं जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भी अपने व्यवहार के माध्यम से रणजीत सिंह को धोखा दिया और रणजीत सिंह चुपचाप जो है अंग्रेजों को देखता रहा। वह ये जान ही नहीं सका कि किस प्रकार से सिंध प्रांत का जब अंग्रेज विलय कर सकते हैं तो अगला नंबर उसका भी हो सकता है। लेकिन उसने एक ही नीति अपनाई, झुको झुको और झुको। इस क्रम में आप देखोगे 1840 में, मतलब रणजीत सिंह की डेथ के 1 साल बाद लॉर्ड ऑकलैंड का बयान आता है। लॉर्ड ऑकलैंड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1840 में पंजाब स्टेट के बारे में क्या बयान दिया? लॉर्ड ऑकलैंड ने लिखा, हमारे बहुत से राजनीतिज्ञ और सैनिक ये चाहते हैं कि पंजाब का विलय जल्द से जल्द ब्रिटिश भारत में हो। ये मैं स्टेटमेंट आपको इसलिए बता रहा हूं कि अंग्रेजों का जो पंजाब के साथ युद्ध होगा वो अचानक नहीं हुआ है। अंग्रेजों की नजर लगातार पंजाब की उर्वर जमीन पर थी। अंग्रेज नोटिफाई भी कर रहे थे कि पंजाब में राजा रणजीत सिंह की मौत के बाद जो लीडरशिप है वो बहुत अधिक कमजोर है। साथ ही साथ दरबार जो है गुटों में बटा हुआ है और महिलाओं की भूमिका राजकाज में बढ़ रही है। ये सब चीजें जो है वो लगातार अंग्रेज वाच कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के राज की एक खासियत थी कि वो युद्ध से ज्यादा फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपनी भूमिका अदा करते थे। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉर्ड ऑकलैंड जैसा जो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल है, वो ये बयान दे चुका है कि हमारे राजनीतिज्ञ और सैनिक ये चाहते हैं कि हम पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में करें। इसी बीच में आपको पता है कि पूरी पृष्ठभूमि तैयार होगी और इस क्रम में पहला आंग्ल सिख युद्ध, जिसको हम कहेंगे पहला आंग्ल सिख युद्ध, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ है, इसी को इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वार।
ये बेसिकली कब हुआ? तो ये हुआ है 1845 से 46 के बीच में हुआ है, 1845 से 46 के बीच में हुआ है। और उस समय अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, क्योंकि EIC ही उस समय की भारत सरकार थी, ध्यान रखना, क्योंकि EIC भारत के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले चुकी है। और उस समय EIC मतलब उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके हाथ में है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। और उस समय यहां पर था लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग जो था वो बेसिकली उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। और यहां पर पंजाब के अंदर उस समय पंजाब का शासक नाम मात्र की सत्ता पंजाब की दिलीप सिंह के हाथ में थी। और दिलीप सिंह, ध्यान रखना, अल्पवयस्क था। दिलीप सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए यहां पर जब दिलीप सिंह अल्पवयस्क था तो पंजाब का जो पूरा दरबार था वो बिल्कुल गुटों में बटा हुआ था। और इस गुटबाजी का फायदा पूरा उठाया। और यहां पर जैसे बंगाल में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था, इसी प्रकार पंजाब के अंदर फर्स्ट एंग्लो सिख वार के अंदर चूंकि अंग्रेजों की नज़र लगातार पंजाब पर थी, तो वो गलत एलिगेशन लगाते हैं कि आप सतलुज को पार कर रहे हो। ऐसे कुछ एलिगेशन लगा के साथ ही साथ कहते हैं कि आप अमृतसर की संधि का उल्लंघन कर रहे हो। अंग्रेज किसी न किसी बहाने से इसको पंजाब प्रांत को लेना चाहते थे। अब आप देखिए, पंजाब प्रांत का उस समय का शासक है अल्पवयस्क दिलीप सिंह। और उस समय यहां पर प्रधान सेनापति जो था वो बेसिकली लाल सिंह था। और यहां पर लाल सिंह ने वही काम किया जो बंगाल के अंदर मीर जाफर ने किया था। अर्थात लाल सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को यह संदेश पहुंचा दिया कि मैं 2 दिन तक अपनी सेना को ऐसे ही घुमाता रहूंगा। और आप देखिए, जब मेन कमांडर ऐसी बात कर रहा हो तो उस युद्ध का सामने वाली पार्टी का जीतना तय है। मतलब फर्स्ट एंग्लो सिख वार के अंदर ऊपर का जो कमांडिंग था वो मिला हुआ था, नीचे जो सैनिक थे उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी। यही कारण है कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार था उसमें अंग्रेजों ने यह कहा कि अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी उसमें हम उस संधि से रणजीत सिंह का बहुत मान सम्मान करते हैं। क्योंकि रणजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका मान सम्मान रखना चाहते हैं। इस आधार पर मार्च 1846 में, तो आप लोग ध्यान रखना, मार्च 1846 में एक संधि होती है किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख स्टेट के बीच में, जिससे लाहौर की संधि कहा जाता है। तो मार्च 1846 में जो संधि हुई उस संधि को लाहौर की संधि कहा जाता है। और लाहौर की संधि जब हुई तो उस संधि के समय पंजाब का शासक कौन है? तो ध्यान रखना, अल्पवयस्क दिलीप सिंह है। और दिलीप सिंह, देखो भारत में अल्पवयस्क तो बहुत सारे हुए, अकबर भी था अल्पवयस्क ही था जब वो बना, लेकिन दिलीप सिंह जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लगातार अल्पवयस्क ही बना रहेगा, मतलब समझ उसमें आएगी नहीं। ऐसे कई इतिहासकार ये बात कहते हैं। अब उसका ये जो सब कुछ हुआ, इसमें आप देखिए कि जो लाहौर की संधि हुई, वो लाहौर की संधि में अंग्रेज ये बात जरूर करते हैं कि हम पंजाब प्रांत का सम्मान करते हैं। पंजाब प्रांत का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते राजा रणजीत सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप अगर हकीकत में इसका एनालिसिस करोगे तो पता लगेगा कि भले ही पंजाबी सेना का शीर्ष कमांडर भ्रष्टाचारी हो, धोखेबाज हो, लेकिन जो नीचे के सैनिक थे वो बहुत बहादुर थे। और उन्होंने ऐसी टक्कर ब्रिटिश सेना को दी कि ब्रिटिश सेना लाहौर संधि करने के लिए मजबूर हुई। मतलब रियल कारण था कि अब भी पंजाब में शीर्ष स्तर पर भले ही अयोग्यता हो, लेकिन रणजीत सिंह ने जिस फौज का गठन किया था वो फौज अब भी शक्तिशाली थी। इसलिए कहीं ना कहीं जो शीर्ष
पार्ट था पंजाब का, वो तो दबाव में आ गया और उसने संधि कर ली। और अंग्रेजों ने संधि इसलिए की ताकि ज़्यादा नुकसान न हो, और जैसे जैसे पंजाब कमज़ोर होगा 2-3 साल बाद में पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। मतलब एक प्रकार से अंग्रेजों की ओर से ये एक प्रकार का युद्ध विराम है, एक प्रकार का युद्ध विराम है। कौन सी संधि? लाहौर की संधि। जैसे ही पंजाब का जो लीडिंग पार्ट है, पंजाब का लीडिंग मतलब दिलीप सिंह वगैरह, ये जैसे जैसे और कमजोर होगा तो ये जाहिर सी बात है कि 2-3 साल बाद में किसी युद्ध के बहाने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। तो आप देखिए जो लाहौर की संधि हुई, इस लाहौर की संधि में क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि लाहौर की संधि मार्च 1846 के अंदर फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद में हुई थी। अब सपोज कीजिए कि ये सतलुज नदी है और सतलुज नदी के इस ओर जो है ये पंजाब स्टेट था, ये सतलुज नदी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सतलुज नदी के इस पार भी, सतलुज नदी के इस पार भी रणजीत सिंह ने बहुत सारे प्रदेश जीते थे। मान लीजिए ये सब है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो पंजाब का है, पूरा पार्ट पंजाब का है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार के अंदर ये दावा किया कि सतलुज नदी के इस पार का जितना क्षेत्र है वो अंग्रेजों का होगा। मतलब लाहौर की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सतलुज नदी के पार क्षेत्र, मतलब एक पार तो इस साइड में, इधर नहीं, बल्कि सतलुज नदी का जो ईस्टर्न साइड के जो क्षेत्र थे पंजाब के, उनके ऊपर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पहला पॉइंट। दूसरा, पंजाब पर अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? पहला तो सतलुज पार क्षेत्र पर नियंत्रण, किसका? अंग्रेजों का। कि अगर हम इस साइड से देखें तो पंजाब स्टेट का सतलुज के इस साइड में जो क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ। दूसरा, 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, 1.5 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। उस जमाने में 1.5 करोड़ बहुत ज्यादा होता था, इसलिए 50 लाख रुपए तो उस समय के पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए इनको 50 लाख रुपए तो केस दिए और बाकी का 1 करोड़ चुकाने के लिए कुछ ऐसे पंजाब के क्षेत्र उनको दे दिए कि ये आप रख लेना। तीसरा, अल्पवयस्क दिलीप सिंह को पंजाब का महाराज मान लिया गया। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को पंजाब का महाराज मान लिया गया और रानी जिंदा कौर को उसका संरक्षक। ध्यान रखना, दिलीप सिंह की संरक्षक कौन बनती है? तो वो ही रानी जिंदा कौर। और ध्यान रखना, जिंदा कौर का मान सम्मान इतना अच्छा पंजाबियों की नज़र में नहीं था। मैं इस पर बातचीत करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा मुद्दा हट करके है। रानी जिंदा कौर की भूमिका काफ़ी संदिग्ध मानी जाती है। तो यहाँ पर, लेकिन वो राजमाता थी और राजमाता को दिलीप सिंह का संरक्षक स्वीकार कर लिया गया। और आप देखिए, जिस लाल सिंह ने धोखेबाजी की, उस लाल सिंह को अंग्रेजों ने लाल सिंह को पंजाब का वजीर बना दिया। मतलब फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो था, उस फर्स्ट एंग्लो सिख वार में पंजाब हारेगा और पंजाब की हार में लाल सिंह की भूमिका है। उस लाल सिंह को अंग्रेज दिलीप सिंह का वजीर बना देते हैं। तो आप सोचिए कि पंजाब की हालत क्या होगी। फिर इसके बाद में यह भी स्वीकार कर लिया गया कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर समय पंजाब दरबार में रहेगा। और इस क्रम में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट किसको नियुक्त किया गया था? तो सर हेनरी लॉरेंस को यहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।
और नियुक्त करते समय यह कहा गया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पंजाब राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए, वो सबसे ज़्यादा काम ही हस्तक्षेप करने का था और सर हेनरी लॉरेंस के माध्यम से लाहौर की संधि के बाद भी लगातार हस्तक्षेप बढ़ता ही गया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जैसा कि मैंने कहा कि जो लाहौर की संधि थी, ये संधि ना होकर अंग्रेजों का द्वारा किया गया वास्तव में एक युद्ध विराम था। इस प्रकार दिलीप सिंह को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में महाराज मान लिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जैसे ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पर रहेगा और पंजाब जिसकी जमीन भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक मानी जाती है, अंग्रेजों की नजर लगातार इस प्रदेश पर थी। अब यहां मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। ये टाइमिंग चल रहा है 1845 के बाद का, या मैं कह दूं कि 1845 के बाद का जो समय है या 1845 के आसपास का जो समय है, उसमें अंग्रेज पूरे भारत को एकीकृत बाजार के रूप में बदलना चाहते हैं। एकीकृत बाजार के रूप में बदलना चाहते हैं। मतलब अंग्रेज 1813 के बाद लगातार लगे हुए हैं कि भारत को एक इंटीग्रेट मार्केट के रूप में तब्दील किया जाए और इसके प्रयास पहले से चल रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रयास भी किए थे, विलियम बेंटिक ने भी प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों का नतीजा था कि अब लगभग क्षेत्रों को जीता जा चुका है। अब इस क्रम में लॉर्ड डलहौजी भारत में आता है और आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल है जिसमें उसको ये निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द भारत को एक इंटीग्रेट मार्केट के रूप में तब्दील किया जाए, एकीकृत बाजार बनाया जाए। इसलिए लॉर्ड डलहौजी आते ही दो नीति अपनाएगा कि या तो युद्ध के माध्यम से विलय करो या फिर शांतिपूर्ण तरीके से विलय करो। शांतिपूर्ण तरीके से विलय करने के लिए वो जिस पॉलिसी को अपनाता है उसको मैं पढ़ा चुका हूं, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी का शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत। और जिसने शांतिपूर्ण तरीके से विलय नहीं करवाया, जैसे जिन राजाओं के अपना स्वाभाविक बेटा नहीं था, उन रियासतों का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया, जैसे झांसी। लेकिन पंजाब का विलय तो शांतिपूर्ण विलय के व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि राजा का स्वाभाविक बेटा जिंदा है, नाम है उसका दिलीप सिंह। इसलिए यहां पर जो सेकंड एंग्लो सिख वार होगा उसमें वार के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इस क्रम में अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेज बेसिकली कुछ एलिगेशन लगाते हैं। तो पहले आप लोग ध्यान रखना कि जनवरी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी को निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इंटीग्रेट मार्केट का निर्माण किया जाए। इसलिए लॉर्ड डलहौजी भारत में आने के बाद एकीकृत बाजार बनाने के लिए या तो युद्ध के द्वारा विलय या फिर शांतिपूर्ण विलय के व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा विलय की नीति अपनाता है। इस क्रम में पंजाब के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति अपनाई वो नीति थी युद्ध के द्वारा या युद्ध के माध्यम से पंजाब का विलय। तो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहला बिंदु जो होगा वो होगा इन्हीं परिस्थितियों में सेकंड एंग्लो सिख वार शुरू होता है। और सेकंड एंग्लो सिख वार जो है कब से कब तक होता है? तो 1848 से 1849। अगर हकीकत आप पूछो तो स्थिति यह थी कि पंजाब की सेना तो अब भी ताकतवर थी, लेकिन पंजाब का शीर्ष नेतृत्व तो बिखर चुका था।
पंजाब में लीडरशिप को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। रणजीत सिंह की तमाम संतानें अयोग्य थी। रानियों का दखल जो है लगातार दरबार में बढ़ रहा था। जो दरबारी गुट थे वो विश्वास पात्र नहीं थे। लाल सिंह जैसे व्यक्ति जो है वजीर बने हुए थे। हालांकि लाहौर संधि के बाद रानी जिंदा कौर और लाल सिंह को एहसास हो चुका था कि उन्होंने पंजाब स्टेट के साथ जो कुछ किया वो धोखेबाजी थी और उन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर सही नहीं किया, ये उनको विश्वास हो चुका था। अब सेकंड जो है एंग्लो सिख वार है, उसकी शुरुआत होती है कि अंग्रेज जो है मुल्तान के गवर्नर जो पंजाब के अंतर्गत आता है उसको कुछ निर्देश देते हैं। मुल्तान के गवर्नर को विद्रोह देते हैं, लेकिन मुल्तान का गवर्नर विद्रोह कर देता है। इस बात को आधार बनाया जाता है। ये काफ़ी लंबी कहानी है, जो मुझे समय मिला तो आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना सेकंड एंग्लो सिख वार जो है वो कहाँ से शुरू होता है। वापस मुल्तान के गवर्नर मूलराज, मुल्तान का गवर्नर था मूलराज के विद्रोह के साथ में सेकंड एंग्लो सिख वार को शुरू करने में अंग्रेजों को मौका मिल जाता है। और उस समय चूंकि ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत में लॉर्ड डलहौजी था, जो सैन्य कमांडिंग दृष्टिकोण से काफ़ी ताकतवर माना जाता है, उसने एक हल्के से युद्ध के अंदर पंजाबी सेना को पराजित कर दिया और 29 मार्च 1849 को पंजाब प्रांत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाता है। तो आप देखिए, ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी विजय थी कि वो पंजाब जैसे स्टेट को भी अपने साथ मिला लेते हैं, और ये श्रेय दिया जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। लेकिन नज़रें लगातार अंग्रेजों की इस क्षेत्र पे थी। यहाँ पर सेकंड एंग्लो सिख वार की शुरुआत किस क्षेत्र से होती है, तो मुल्तान का गवर्नर था मूलराज। वो मूलराज विद्रोह करता है, वहीं से पूरी कहानी बनती है। और क्योंकि मैंने कहा कि लाहौर की संधि जो हुई थी 1846 में, वो एकमात्र का युद्ध विराम था। अंग्रेजों को मौका मिला हुआ था युद्ध करने का पहले से ही, इसलिए जैसे देखते हैं कि लीडरशिप बहुत कमजोर हो गई है, वो सेकंड एंग्लो सिख वार को शुरू कर देते हैं। और सेकंड एंग्लो सिख वार का अंत जो है भारत में, या मैं कह दूं ब्रिटिश भारत में, पंजाब के विलय के साथ हो जाता है। अर्थात पंजाब जो 1799 में एग्जिस्टेंस में आया, वो लगभग 50 साल बाद ही वापस ब्रिटिश भारत में मिल गया। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बिंदु था। यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पंजाब प्रांत का विलय तो कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन ध्यान रखना अंग्रेजों ने बेसिकली इसको दिलीप सिंह को शासक बना के रखा था। तो इन्होंने क्या किया, दिलीप सिंह को, जो पंजाब का अंतिम शासक था दिलीप सिंह और अल्पवयस्क था, उसको पढ़ने के लिए लंदन भेज देते हैं। तो जिस पंजाब की स्थापना रणजीत सिंह करता है, उस रणजीत सिंह का अल्पवयस्क बेटा पढ़ने के लिए कहां चला जाता है, लंदन, नाम दिलीप सिंह। वो दिलीप सिंह भी वहां जाकर यहां की कल्चर को भूल जाते हैं और कहते हैं कि दिलीप सिंह ने भी ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। पीछे से अंग्रेजों को पूरी तरह से पंजाब स्टेट का विलय करने में और उसका नियंत्रण करने में काफी सहयोग मिल गया। अब लास्ट हम इसमें सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद में हम ये चर्चा करना चाहेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पंजाब राज्य के पतन के कारण क्या थे, मतलब पंजाब जो एक ताकतवर स्टेट रणजीत सिंह के समय था, उसका पतन क्यों हुआ, पंजाब स्टेट का पतन क्यों हुआ, तो यहां पर यह बिंदु भी हमें देखना चाहिए कि जिस पंजाब स्टेट की बात कर रहे हैं, उस पंजाब राज्य के पतन के कारण क्या थे, कॉजेस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पंजाब स्टेट, इसके डिक्लाइन के रीजन क्या थे, तो उसको हम देखें। तो सबसे पहला ध्यान रखना, नंबर 1, कोई भी स्टेट जो डिक्लाइन करता है
उसके पतन में उसके संस्थापक की भूमिका भी होती है। रणजीत सिंह ने इसको स्थापित किया और रणजीत सिंह की मौत के 10 साल के भीतर, 10 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, पतन तो पहले शुरू हो गया था, नाम मात्र 10 साल तक चलता है वो। तो पहला कारण होगा रणजीत सिंह की केंद्रीकृत व्यवस्था। रणजीत सिंह मतलब राजा रणजीत सिंह की केंद्रीकृत जो व्यवस्था थी, उस केंद्रीकृत व्यवस्था ने कहीं न कहीं पंजाब के पतन में अपनी भूमिका अदा कर दी। अर्थात रणजीत सिंह के समय तमाम शक्तियां रणजीत सिंह में निहित थी। वह योग्य थे, वो कुशल प्रशासक थे, हम कह सकते हैं अपने टाइम के, लेकिन उनकी कुशल प्रशासनिक चीजें बाद में काम नहीं आ रही है। इसका मतलब पतन में कहीं ना कहीं वो भी हिस्सेदार हैं। जैसे रणजीत सिंह ने सभी शक्तियां केवल और केवल अपने पास केंद्रित कर रखी थी। इस आधार पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें रचनात्मक और कुशल राजनीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता। मतलब कुछ इतिहासकारों का दृष्टिकोण यह भी है कि चूंकि उन्होंने तमाम शक्तियां अपने पास में केंद्रित कर रखी थी, इस आधार पर कहा जा सकता है कि रणजीत सिंह इतने अच्छे कुशल पॉलिटिशियन या प्रशासक नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2 ध्यान रखना, दूसरा कारण होगा पंजाब राज्य के पतन का, वो होगा रणजीत सिंह की अयोग्य संतानें। ये बहुत बड़ा कारण था, अयोग्य संतानें। अयोग्य संतानें मैंने कहा खड़क सिंह अफीम का बहुत बड़ा आदी था, इसलिए वो 1 साल तक, इस 1 साल भी सरवाइव नहीं कर सका। उसके बाद उसका पोता नौनियाल सिंह भी नहीं चल सका, शेर सिंह भी इस काम को आगे नहीं बढ़ा सका, और दिलीप सिंह तो अल्पवयस्क था और वो अंत तक अल्पवयस्क ही बना रहा, अर्थात उसने समझदारी नहीं दिखाई, जिसका परिणाम हुआ कि पंजाब प्रांत का विलय ब्रिटिश भारत में हो गया। तीसरा कारण होगा पंजाब के दरबार में भारी गुटबंदी। पंजाब के दरबार में भारी गुटबंदी मतलब पंजाब का दरबार गुटों में बटा हुआ था, और इन गुटों ने कहीं न कहीं ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। इनकी आपसी लड़ाई का फायदा निश्चित रूप से अंग्रेजों ने उठाया। एक चौथा कारण होगा कि 1809 की जो चार्ल्स मेटकॉफ के साथ अमृतसर की संधि हुई थी, उस अमृतसर की संधि के बाद रणजीत सिंह का रवैया लगातार अंग्रेजों के प्रति इस प्रकार था कि झुको और झुको। अर्थात वो जानता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा खतरा पंजाब के लिए है, लेकिन वो इस खतरे को लगातार टालता रहा। और जैसे रणजीत सिंह की मौत होती है, रणजीत सिंह की मौत के बाद ये खतरा उसकी संतानों पर बिजली बनकर गिरा, जिसको वो संभाल नहीं सके। तो ये बिंदु भी एक इंपॉर्टेंट है कि रणजीत सिंह जो है वो इस खतरे को समझता था, लेकिन समझकर भी वो नासमझ बना रहा। इसका भुगतान उसके आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ा, जिसका परिणाम था कि 10 वर्षों के भीतर पंजाब स्टेट उसकी मौत के बाद ही खत्म हो गया। इसी प्रकार एक अमृतसर की संधि एवं आप लिख सकते हो अंग्रेजों के व्यवहार को रणजीत सिंह समझ ही नहीं सका। रणजीत सिंह समझ नहीं सका। और एक होगा फिर लास्ट पॉइंट, ब्रिटिश की सोची समझी रणनीति। ब्रिटिश की सोची समझी रणनीति मतलब ब्रिटिश ने तो सोच समझ के कर रखा है कि पंजाब प्रांत का विलय एन केन प्रकरण ब्रिटिश भारत में करना है, और इनके पास आधुनिक सेना भी थी। और इन्होंने पंजाब में फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई। तो ये आपका होगा पूरा पंजाब। ये मैंने पंजाब के पतन के कारण आपको समझाए। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना
आपसे अगर ये पूछे कि एक बेशकीमती कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा आज की तारीख में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ सेकंड की पास में है। मतलब आज की तारीख में जो कोहिनूर का हीरा, जो काफ़ी महंगा और प्रतीकात्मक रूप से एक प्रतिष्ठित हीरा माना जाता है, वो वर्तमान में ब्रिटेन के पास में है। भारत की संसद में कई बार इस बात की मांग हुई है कि भारत सरकार ये प्रयास करे कि वो कैसे इस कोहिनूर के हीरे को वापस ला सकती है। ऐसा बहुत बार प्रयास किया। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा ब्रिटिश सांसद है, वो कौन से भारतीय सांसद है जिन्होंने भारतीय संसद में प्रपोजल रखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको वापस लेकर आए कोहिनूर हीरे को। एक आपको पता होगा कि जब बाबर ने अटैक किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो जब बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बनता है, उस समय हुमायूं राजकुमार था। और हुमायूं किस राज्य से कोहिनूर का हीरा जीतता है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले कोहिनूर का हीरा हुमायूं जीतता है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हुमायूं किससे जीतता है, ये आप बताओगे। ये मध्यकालीन क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। हुमायूं से मतलब ये आ गया मुगलों के पास में। हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, औरंगजेब से बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट से जहांदार शाह, जहांदार शाह से फर्रुखसियर, फर्रुखसियर से रफ़ीउद्दर्जा, रफ़ीउद्दर्जा से रफ़ीउद्दौला, और रफ़ीउद्दौला से लास्ट में एक आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मतलब इस मुगल बादशाह के पास में आ गया, मोहम्मद शाह रंगीला के पास। 1739 में भारत पर हमला होता है। किसका? नादिर शाह का हमला होता है। और नादिर शाह के हमले के साथ ही नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला से ये कोहिनूर का हीरा अपने साथ ले जाता है। तो कोहिनूर का हीरा गया अहमद इसके पास, नादिर शाह के साथ, जो उस समय ईरान का शासक था। फिर नादिर शाह से ये हीरा आता है अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली नाम आपने सुना होगा, मैंने कल चर्चा भी कई बार की थी। अहमद शाह अब्दाली, वो अहमद शाह अब्दाली जो है, जो इतना ताकतवर होता है, उसका एक पोता शाह शुजा आता है किसके पास? राजा रणजीत सिंह के पास, कि आप हमारी मदद कीजिए। ये शाह शुजा कौन है? तो बेसिकली ये अहमद शाह अब्दाली का पोता है। तो घूम फिर के आप देखो, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये हीरा वापस हिंदुस्तान में आ गया, और किसके पास में आ गया? शाह शुजा के पास। शाह शुजा के पास, मतलब शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पोता है, और शाह शुजा इसको किसको देता है? राजा रणजीत सिंह को। तो ये आ गया रणजीत सिंह के पास। अब जिस समय रणजीत सिंह पंजाब का शासक है, वो बहुत ताकतवर है। किससे? शाह शुजा से, तभी तो उसको दे रहा है वो। और एक समय ऐसा आएगा कि रणजीत सिंह से चला गया खड़क सिंह, खड़क सिंह से नौनियाल सिंह, नौनियाल सिंह से जिंदा कौर, जिंदा कौर से शेर सिंह, शेर सिंह से दिलीप सिंह। तो ये किसके पास में आ गया? दिलीप सिंह के पास। और जैसा कि मैंने आपको एक बात कही कि दिलीप सिंह अल्पवयस्क था और लास्ट तक अल्पवयस्क ही बना रहा। और दिलीप सिंह को अंग्रेज पढ़ने के लिए गए लंदन, और पंजाब स्टेट का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। तो जैसे पंजाब स्टेट का विलय ब्रिटिश भारत में होता है, तो जो कोहिनूर का हीरा जो दिलीप सिंह के पास में था, वो किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास में। और अंग्रेजों के पास जाने का मतलब होगा कि कोहिनूर का हीरा दिलीप सिंह से चला गया ब्रिटिश महारानी के ताज में लगा हुआ है। ये ब्रिटिश महारानी के ताज में लगा है कोहिनूर का हीरा। अर्थात ये हीरा वर्तमान में ब्रिटिश सरकार के पास में है। और भारत के किस सांसद ने सबसे पहले यह मांग की कि भारत सरकार कोहिनूर का हीरा ब्रिटिश से वापस लाए? ये किस सांसद ने प्रपोजल रखा था लोकसभा के अंदर? ये क्वेश्चन मेरा है। और हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा दक्षिण भारत के किस राज्य से जीता था, ये आप बताओगे। तो दोस्तों, ये आपका था पूरा पंजाब स्टेट। कल हम फिर आधुनिक भारत के इतिहास में
एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपकी आईसीएस की डेट डिक्लेयर हो चुकी है 4 अक्टूबर। आपको पूरी ताकत के साथ लगना है। आधुनिक भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से कोई प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। आप आजकल कमेंट कम कर रहे हैं, आप कमेंट्स की संख्या को बढ़ाइए। बेहतर मटेरियल्स आपके पास पहुंचेगा और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी को अंजाम दिया जाएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।